हेलो, वेलकम टू रिटर्न एट JRF क्लासेस। इस चैनल पे UGC नेट की तैयारी कराई जाती है पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स की। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जो कि यूनिट 8 है ICT का पेपर 1 का। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और उसको देख लीजिए। और उस वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT, इन सब का डिफरेंस है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, एजुकेशन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब हमने डिस्कस किया है उसमें। और ये पार्ट 2 है। उन वीडियोस की आपको लिंक मिल जाएगा। और इस चैनल पे आपको मिलते हैं वीडियोस लेक्चर्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, जल्द हो जाएगा, अभी वो प्रोसेस में है, ठीक। और करंट अफेयर्स की आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाती है। और PYQs ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की मैंने PYQ अपलोड करी है ICT से रिलेटेड, जितनी भी शिफ्ट्स अभी आए हैं 2022 और 2020 के मैंने अपलोड करी हैं। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा आई बटन में, ठीक है। और बहुत जल्द सारी शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं दे दूंगी आपको ICT से रिलेटेड सारे PYQs, ऑल शिफ्ट्स PYQs मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं वो वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। व्हाट इज़ कंप्यूटर सबको पता है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि हम बेसिक्स कर रहे हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिवाइसेस दैट कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन डेटा इन अकॉर्डेंस विद अ गिविंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस यूजफुल रिजल्ट्स और इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस है जो कि बहुत सारे टास्क परफॉर्म करती है, ठीक है। जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो वैसे वैसे रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। तो डेटा क्या है? डेटा वो है जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं। इनपुट जो हम डालते हैं कंप्यूटर में वो होता है डेटा, ठीक है। तो वो अनप्रोसेस्ड होता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, ठीक। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। इनपुट के बाद क्या आता है? प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, है ना। इनपुट का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद में कंप्यूटर हमें जो रिजल्ट देता है उसको हम कहते हैं आउटपुट, ठीक। तो ये जो डेटा उसको मिल रहा है ये इनपुट है जो कि अनप्रोसेस्ड है, वो उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद में वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो जो वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि प्रोसेस और मीनिंगफुल फैक्ट्स हो जाते हैं, ठीक। ये जो डेटा उसको मिल रहा है कंप्यूटर को वो इनपुट की फॉर्म में है, लेकिन वो उसकी अपनी लैंग्वेजेस में है, ठीक है। और जो वो हमें प्रोवाइड करता है आउटपुट, यानी कि रिजल्ट जो हमें देता है वो मीनिंगफुल फैक्ट्स देता है, प्रोसेस डेटा देता है जो कि ह्यूमंस या यूज़र्स समझ सकते हैं या समझते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती हैं? स्पीड, सबसे पहले स्पीड, बहुत फास्ट ही काम करता है कंप्यूटर। द यूनिट्स विच यूज टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर आर मिली सेकेंड्स, यानी कंप्यूटर की स्पीड को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम मिली सेकेंड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स, ठीक है। यानी इतनी फास्ट कंप्यूटर ये काम करता है कि इसको मिली सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं इसकी स्पीड को। और दूसरी टर्म इसकी स्पीड में यूज़ की जाती है वो है फ्लॉप्स, जो आ चुका है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। दूसरा है जो टर्म जिसमें स्पीड मेजर की जाती है कंप्यूटर की, वह है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर की? एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट देता है। स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत सारा हम डेटा स्टोर करते हैं इसमें। डिलीजेंस है, वर्सेटाइल है, एक साथ बहुत सारे काम करता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस बेसिक क्लियर करना है। ये सब पता होगा, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा देख ले इसे। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट यूनिट, सेकेंड इज आउटपुट यूनिट एंड थर्ड इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबको पता है इसके बारे में। 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, वैसे तो 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अगर हम हटा दें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर 3 हमारे यूनिट आते हैं, जो है हमारा CPU, फिर उसके बाद में ALU, फिर उसके बाद में है मेमोरी यूनिट,
ठीक है, MU। तो ये टोटल 5 हो गए ऐसे, लेकिन यहाँ मैं थर्ड पॉइंट CPU डाला है, ये तीनों CPU में ही इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है CPU का आर्टेक, ये इसका स्ट्रक्चर है CPU का। सबसे पहले क्या, CPU के अंदर मैंने बताया 3 यूनिट आते हैं। वो है पहला कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के बाद में ALU है, ALU के बाद में रजिस्टर्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में मेन मेमोरी है। अब ये जो रजिस्टर्स हैं ये मेन मेमोरी के अंदर ही आता है। अब ये देख लो कि मेन मेमोरी के अंदर नहीं आते हैं ये, सॉरी, ये रजिस्टर्स यहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है, छोटे छोटे बहुत रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर में, ये हम इसको डिटेल में बाद में समझेंगे। पहले अभी इसको ऐसे ही देख लेते हैं। ये CPU के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ये इसके अंदर वाला पार्ट है, और जो इसके CPU के बाहर वाला होता है वो इनपुट हो गया, इनपुट डिवाइसेस, और दूसरा हो गया आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, इनपुट डिवाइसेस हमारे क्या हो गए, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। आउटपुट डिवाइसेस हमारे क्या हो गए, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक, समझ में आई बात इतनी। अब ये जो CPU है, CPU का जो एक पार्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ALU का क्या काम है, फिर उसके बाद में मेमोरी यूनिट का क्या काम है, ये हम समझेंगे बाद में डिटेल में। मैंने इसको आगे रखा है, ये बाद में हम देख लेंगे इसे। मेन मेमोरी में फिर कि देखो CPU के बाद में ये जो कोई भी डेटा CU तक जाता है, फिर उसके बाद में ALU तक जाता है, फिर इसके बाद में रजिस्टर्स में आता है, फिर मेन मेमोरी में जाता है। मेन मेमोरी कंप्यूटर के अंदर ही होती है, रैम रोम। ठीक है, ये हमारी मेन मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जो हम एडिशनल मेमोरीज यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी जो यूज़ करते हैं, सॉरी एक्सटर्नल मेमोरीज जो हम यूज़ करते हैं, वो है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि हमारी पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंडरी मेमोरीज। अभी तो बस इसको ऐसे समझना है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है, हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इनपुट यूनिट एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द यूज़र। इनपुट यूनिट का क्या काम है, जो यूज़र कौन होते हैं, जो कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, मैं या आप में से कोई भी एक यूज़र हो सकता है जो भी कंप्यूटर पे बैठा है, लैपटॉप पे बैठा है, वो यूज़र हो गया। ठीक है, इनपुट यूनिट एक्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। तो ये इनपुट यूनिट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस या डेटा को। डेटा मैंने बताया अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, ठीक है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स है, फिर वो रॉ फैक्ट्स। तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद में ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। अब इसको ये एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस बैंड डेटा टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग यूनिट। इसने एक्सेप्ट करा यूजर से डेटा को, फिर इसके बाद में इसे प्रोसेसिंग यूनिट को भेज दिया। अब प्रोसेसिंग यूनिट का काम है कि वो उसको प्रोसेस करें डेटा को। ठीक, तो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग कहाँ होगी, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग होगी CPU में। ठीक है, सारी की सारी प्रोसेसिंग कहाँ होगी, CPU में। CPU में कौन कौन इसको प्रोसेस करेगा, कंट्रोल यूनिट से प्रोसेस करेगा, ALU से प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब इसके बाद इट इज़ अ डिवाइस इट इज़ यूज टू गिव रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। ये एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको प्रोवाइड कराता है। ठीक, जैसे कि कीबोर्ड और माउस इसके एग्जाम्पल्स हैं इनपुट यूनिट के। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। द यूनिट सेंड्स द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर। ये जो आउटपुट यूनिट है ये क्या करता है, प्रोसेस रिजल्ट को यूज़र तक पहुंचाता है। अब इनपुट यूनिट ने क्या करा, वो प्रोसेसिंग यूनिट को उसने पहुंचा दिया, डेटा जो उसने यूज़र से लिया था। प्रोसेसिंग यूनिट ने उसको प्रोसेस किया, यानी कि कंट्रोल यूनिट ALU ने अपना जो उनका काम होता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारे डिवाइसेस को वो कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद में जो भी डेटा को वो कंट्रोल करने के बाद वो डेटा सेंड करता है टू द आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस से लिया उसने डेटा, फिर उसके बाद में वो आउटपुट प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट डिवाइस को वो सेंड कर देता है। तो इसने ये जो काम कर दिया, तो वो आउटपुट डिवाइस ने वो डेटा यूज़र को दे दिया। किसके थ्रू, तो ये है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एक्सेट्रा। ठीक, इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म में ये डेटा को एक्सेप्ट करते हैं एंड हेंस कैन नॉट बी इजली अंडरस्टूड बाय यूजर। यूजर नहीं समझ सकते, जो इनकी अपनी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेजेस हैं इनकी कंप्यूटर की, वो अपनी लैंग्वेज में कोडेड फॉर्म में ये समझते हैं डेटा को और
रिजल्ट प्रोवाइड करा देते हैं। इट कन्वर्ट्स दिस कोडेड रिजल्ट्स टू ह्यूमन इन एक्सेप्टेबल फॉर्म। एक्सेप्टेबल फॉर्म यानी कि जो भाषा में समझ आती है वो उस भाषा में हमें प्रोवाइड कराते हैं रिजल्ट्स यूजर्स को, ठीक है। इन आउटपुट डिवाइसेस का ये काम हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट्स हैं, पिछले डायग्राम में हमने देखे थे। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, 3 है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, देखो कंट्रोल यूनिट क्या करता है। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों डिवाइसेस से कोऑर्डिनेट करता है। जो भी कंट्रोल करने का काम है कंप्यूटर में डेटा को, वो कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जैसे क्लास को कौन कंट्रोल करता है, क्लास को कौन कंट्रोल करता है, टीचर। ऐसे ही कंप्यूटर में डेटा को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट। इनपुट से ये इंफॉर्मेशन लेगा, फिर ये मेमोरी में सेंड करेगा, फिर उसके बाद में ये मेमोरी से वह इंफॉर्मेशन लेने के बाद वही इंफॉर्मेशन ये फिर प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर देगा। द बेसिक फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू फैच द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेमोरी। जो इसका देखो मेन काम क्या है इसका, ये काम है कि मेन मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस आई उसको ये वहाँ से लेता है, फिर उसके बाद में वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को देखता है कि क्या है, फिर उसके बाद में वो प्रोसेसिंग होती है वहाँ पर, फिर उसके बाद ये ALU को सेंड करता है। वहाँ पे ALU का क्या काम है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जितने भी सारे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वाले काम होते हैं, कंपैरिजन वाले काम होते हैं, लॉजिकल काम जैसे, तो वो ALU का काम है। अब ये इसने क्या करा, आउटपुट डेटा को कंट्रोल करा, फिर उसके ALU को सेंड कर दिया। ALU में जो कंपैरिजन वाला जो काम है सारा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाला जो काम है वो सारा ALU ने देखा अपना, फिर उसके बाद में उसने क्या किया, मेमोरी को सेंड कर दिया। फिर मेमोरी से वो वहाँ पे सेव होके फिर वो आउटपुट में आ जाता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो रिजल्ट दे देता है यूजर्स को। अरिथमेटिक, अब देखो आता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब यहाँ पर ALU कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट एग्जीक्यूट ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द अवेलेबल डेटा। ALU क्या करता है, ALU में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करता है सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या आ जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा कौन करेगा, ALU करेगा। लॉजिकल ऑपरेशंस यानी कि कंपैरिजन करता है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू वाला, ठीक, तो ये भी ये करेगा। अब ALU यूजेस रजिस्टर्स टू होल्ड डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। अब देखो रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स जो है वो एक स्मॉल सेट ऑफ डेटा है जहाँ पे डेटा को रखा जाता है। स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस, सॉरी, ये एक जगह है, आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक जगह है जहाँ पे डेटा को रखा जाता है। कब, कहाँ पर, कंप्यूटर के प्रोसेसर में, ठीक है। कंप्यूटर के प्रोसेसर में एक जगह है जहाँ पे डेटा को रखा जाता है, और जैसे ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलती हैं तो वो वहाँ पे जाके सेव हो जाती हैं थोड़ी टाइम के लिए, और जैसे या फिर स्टोरेज एड्रेस से प्रोवाइड कराता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन से अपने पास रख लेता है, ठीक, या फिर किसी भी तरह का डेटा ही अपने पास रख लेता है। अब इसमें क्या होता है कि ALU को जो भी डेटा फैच करना होता है वो रजिस्टर से लेता है, ठीक है। रजिस्टर से लेने के बाद में ये डेटा को रजिस्टर क्या करता है, तुरंत ही डेटा को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। फिर ये ALU को, इसलिए ALU रजिस्टर्स का यूज़ करता है टू होल्ड डेटा, जो डेटा प्रोसेस होना होता है, ठीक है। तो ALU क्या करता है, रजिस्टर से वो डेटा लेता है जो उसको प्रोसेस करना है, जिसको उसे देखना है, जिसमें उसको ऑपरेशंस अपने डालने हैं, लॉजिकल कंपैरिजन करना होता है डेटा में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटीजर यूनिट। इसको इंटीजर यूनिट भी बोलते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट विद इन अ CPU
और जीपीयू। तो इंटीग्रेटर क्या है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि सीपीयू और जीपीयू में लगाया जाता है, विच इज़ द लास्ट कंपोनेंट परफॉर्म द कैलकुलेशन इन द प्रोसेसर। और ये लास्ट कंपोनेंट है जहाँ पे कैलकुलेशन होती है, फिर इसके बाद में आउटपुट मिलता है यूजर्स को। ठीक है, एलयू परफॉर्म क्या क्या परफॉर्म कर सकता है? एलयू लॉजिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बिट शिफ्टिंग, रोटेशन ऑफ द वर्ड और शिफ्टिंग ऑफ द वर्ड, कंपैरिजन ऑपरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, जैसे ये वाला ऑपरेशन कि राम श्याम से बड़ा है। ठीक है, ये वाले ऑपरेशंस, कंपैरिजन ऑपरेशन, ये एलयू के अंडर में आ रहे हैं। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। अब देखो कंट्रोल यूनिट ने क्या किया? डेटा को कंट्रोल किया। पहले उसने इनपुट लिया, फिर उस इनपुट को मेमोरी में सेंड किया, फिर वहाँ पे वो मेमोरी, फिर वो प्रोसेस हुआ कंट्रोल होने के बाद में, फिर वो मेमोरी में गया, फिर उसके बाद में एलयू ने क्या चेकआउट किया उसे। ठीक है, रजिस्टर में सेव जब हो गया डेटा तो उसने वहाँ से वो डेटा को लिया, वो मैनिपुलेट किया, उसने देखा कि क्या है, फिर उसके बाद में उसने अब वो डेटा कहाँ जाएगा? मेन मेमोरी में जाएगा। जब भी मेमोरी की बात हो कंप्यूटर में तो वो होती है मेन मेमोरी। हमारी मेन मेमोरी हमारी रोम और रैम। ठीक है, रोम होती है और रैम होती है। अब यहाँ पर MU is a component of a computer system. It is used to store data, instructions and informations. The memory is categorized into 2 parts. ठीक है, मेमोरी हम क्यों करते हैं? कि किस काम में आती है मेमोरी? मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, याद रखने के लिए, यानी कि कंप्यूटर में जो भी काम हुआ है वो कंप्यूटर को याद रहे कि जब कब ये काम हुआ था, तो वो उसमें सेव हो जाता है जाके। ठीक, अब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, अभी अगर हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में तो हमें ये याद रहेगा कि हाँ मैंने वो वीडियो देखा था, इस तरीके से याद रहेगा। अब जब मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, जब मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो हाँ आपको याद आएगा, अरे हाँ मैंने ये वीडियो देखी थी, तो आपकी मेमोरी में ये सेव हो गया। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं मेमोरी के। मैंने बताया मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अब हम इसमें प्राइमरी मेमोरी पढ़ लेते हैं। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन विच इज़ करंटली रिक्वायर्ड बाय द CPU. इट इज़ क्लासिफाइड एज। तो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन सेव होती है जो कंप्यूटर को तुरंत ही चाहिए होती है। ठीक है, जो CPU को चाहिए होती है एकदम से काम करते समय। अब ये भी 2 टाइप की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, तो रैम और रोम, ये 2 टाइप की मेमोरीज हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी में। अब इनकी भी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे रैम का हो गया स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पीरोम, ईपीरोम, ईईपीरोम। ठीक है, इसके अलावा भी प्राइमरी मेमोरी में और भी मेमोरीज आती हैं, जैसे कि कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे डिटेल में कि ये सब क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं और मैंने थोड़े से PYQs 2022 और 2022 और 2020 के PYQs मैंने ICT के सॉल्व कर रखे हैं सारी शिफ्ट से। अभी सारी शिफ्ट से तो नहीं किए, लेकिन हाँ कुछ शिफ्ट वाले, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के हैं, नवंबर, दिसंबर और सितंबर वाले। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, और जल्द ही सारी ही शिफ्ट की मैं PYQs अपलोड करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? रैम होते हैं। रैम क्या है? रैम इज़ अ रीड राइट मेमोरी। दिस मेमोरी इज इन द फॉर्म ऑफ एन IC. इट एक्ट्स एज टेम्पररी वर्क स्पेस। अभी देखो रैम क्या है? रैम हमारी उस तरह की मेमोरी है जिसको हम पढ़ भी सकते हैं और उसमें हम लिख भी सकते हैं। तो ये मेमोरी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में होती है। ये रही हमारी रैम। ठीक है, CPU में कनेक्टेड होती है, ये देखो चिप के फॉर्म में। इट एक्ट्स एज टेम्परेरी वर्क स्पेस। टेम्परेरी वर्क स्पेस है, यानी कि जो भी हम इसमें यहाँ पे डेटा को काम करते हैं तो वो डेटा टेम्परेरी बेस पे होता है, परमानेंटली सेव नहीं होता है वहाँ पे। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द CPU इज करंटली वर्किंग आर कैप्ड इन दिस मेमोरी।
जैसे हमने हमारे डेटा को कोई भी फाइल चाहिए तो हमारे कंप्यूटर को, तो सीपीयू एकदम से क्या करता है, रैम से वो फाइल लेता है, ठीक है। तो ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी बेसिस पे होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेरे पास फ़ोन है, मेरे फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर मुझे उसमें फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, या फिर और भी कोई एप्लीकेशन चलानी है, तो ये जो एप्लीकेशंस जो मेरी फ़ोन में चलेंगी, ये चलेंगी रैम के थ्रू। रैम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये एप्लीकेशंस को रन करे मेरे फ़ोन में, ठीक है। और जब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो ये जो है, ये मुझे ऐप्स दोबारा से मुझे खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब जो मुझे जिस ऐप्स पे मैं काम कर रही थी, ठीक है, तो वो परमानेंटली नहीं रहेंगी, सही है। मुझे दोबारा से वो खोलना पड़ेगा, फ़ोन लोड होगा, फिर मैं उसे खोलूँगी, दोबारा से मैं फेसबुक लॉगिन करूँगी, इंस्टाग्राम देखूँगी, ठीक है। तो ये सब काम किसका है, रैम का है। लेकिन अब जब मैंने उसको दोबारा से खोला तो वो मेरे दोबारा से खोलने वाला जो है वो तो सेव है ना फ़ोन में, ऐप्स तो डिलीट नहीं हुई, लेकिन जो मैं काम कर रही थी उस पर, करंटली जो मैं वर्क कर रही थी, वो डेटा मेरा चला गया, बट वो ऐप्स तो वहाँ पे हैं। तो वो जो है ऐप्स, वो कहाँ पे सेव है, वो रोम में सेव है, वो परमानेंटली सेव है। जब तक मैं डिलीट नहीं करूँगी तब तक वो डिलीट नहीं होगी, ठीक। अब जैसे जब तक मैं उसको अनइंस्टॉल नहीं करूँगी फ़ोन से, तब तक वो अनइंस्टॉल नहीं होगी। तो ये क्या है, रोम में है, ठीक है। जब भी मैं फ़ोन स्विच ऑन करूँगी तो वो सारी ऐप्स मेरी अवेलेबल रहेंगी वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर के साथ है। तो रैम क्या है, टेम्परेरी वर्क स्पेस है, परमानेंट नहीं है। जब भी पावर कट ऑफ हो जाता है तो वो वहाँ से डेटा चला जाता है, लेकिन वो डेटा परमानेंटली सेव कहाँ होता है, रोम में होता है। चाहे कंप्यूटर स्विच ऑफ ही क्यों ना हो जाए, वो वहाँ पे हमेशा रहेगा। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो वो एकदम से आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर स्विच ऑफ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए हम इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि स्विच ऑफ होने के बाद में डेटा चला जाता है, इसको बोलते हैं हम वोलेटाइल मेमोरी, ठीक। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी दो टाइप की होती है, SRM और रैम हमारा दो टाइप का होता है, SRM और DRM। SRM में स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वॉलेटाइल नेचर की होती है। जब रैम वॉलेटाइल है तो ये भी दोनों भी वॉलेटाइल नेचर होंगी इनकी। इट इज़ नॉट फॉर कंप्यूटर्स कैश मेमोरी, ये कंप्यूटर की कैश मेमोरी के लिए नहीं होता है। ये कहाँ यूज़ करते हैं हम, सेलफोन्स में यूज़ करते हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ करेंगे, टॉयज़, अप्लाइंसेस, ऑटोमोबाइल्स में ये यूज़ होता है। इट डजेंट रिक्वायर डेटा टू बी रिफ्रेश्ड। यहाँ पे हम डेटा को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डेटा को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि डेटा को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम यहाँ हमें डेटा को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ फास्टर, ये फास्टर होता है, फास्टर। और इट इज़ यूज्ड फॉर कैश एंड इंटरनल रजिस्टर्स ऑफ CPU। कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, कैश में या फिर रजिस्टर्स में यूज़ करते हैं CPU में। डायनेमिक मेमोरी ये वोलेटाइल होती है, इट मस्ट बी पीरियडिकली रिफ्रेश्ड, इसको ये पीरियडिकली रिफ्रेश होता रहता है। इट इज़ चीप एंड स्लो, यूज फॉर मेन मेमोरी में हम इसको यूज़ करते हैं। यूज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर लो कॉस्ट एंड हाई कैपेसिटी मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड। तो हाई कैपेसिटी है इसकी बट लो कॉस्ट है, ठीक है। इट इज़ रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी है और ये बना होता है कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर से। अभी देखो डेटा को रिफ्रेश करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो रैम का मैंने बताया कि टेम्पररी डेटा सेव होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डेटा जैसे टेम्पररी सेव हो रहा है तो रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ी है डायनेमिक में, लेकिन स्टैटिक में ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक में आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है डेटा को रहने के लिए, लेकिन डायनेमिक में डेटा को रहने के लिए रिफ़्रेश होना पड़ता है पीरियोडिकली। जैसे कि बार बार अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो वो उसको रिफ़्रेश होना, खुद से ही वो रिफ़्रेश हो जाता है डेटा, ठीक है। इसलिए वो बार बार जब रिफ़्रेश होता है तो वो स्लो भी है, बट स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्लो नहीं है, ये फास्टर है। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। दिस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन IC, ये इसकी पिक्चर है रोम की। वंस डेटा जो भी एक बार अगर लिख गया रोम में तो हम उसको बार बार
नहीं लिख सकते, ना ही हम उसको डिलीट कर सकते हैं। यानी कि जो भी यूज़र ने एक बार उसमें डेटा भर दिया, उसके बाद आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, राइट नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। लेकिन रैम में ऐसा नहीं था, एक बार आप उसको पढ़ भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। इट रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन व्हेन द कंप्यूटर स्विच ऑफ। जो मैंने पीछे बताया कि अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाता है तो तब भी इसमें डेटा रहता है। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल है, क्योंकि स्विच ऑफ होने के बाद भी डेटा रहता है, परमानेंटली स्टोर होता है ना, क्योंकि डेटा इसमें। और 3 तरह की होती है, प्रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम, ठीक। प्रोम पढ़ लेते हैं। प्रोम इज ए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि इसमें जब एक बार प्रोग्राम चला गया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ना ही आप डिलीट कर सकते हैं, ना ही आप राइट कर सकते हैं। तो ये वॉलेटाइल नेचर की हुई। नॉन वॉलेटाइल नेचर की, वंस अ प्रोम हैज़ बीन प्रोग्राम इट्स कैन नेवर बी चेंज्ड, नहीं चेंज होगा, वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस है। दीज टाइप ऑफ मेमोरीज आर फाउंड इन वीडियो गेम्स में पाई जाती है, मोबाइल फोन्स में पाई जाती है। अब ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नाम से पता लग रहा है इरेजेबल, यानी कि आप उसको इरेज कर सकते हैं, फिर से डेटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन का आपको यहाँ पे एक मिलता है मौका कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, बट इट कैन बी इरेज बाय एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट्स। आप इसको इरेज तो कर सकते हैं इसके डेटा को, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू ये इरेज होगा। इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, UVE प्रोम इसको बोलना चाहता है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट लाइट से डिलीट हो जाता है इसका डेटा। देखो ये है ई प्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है EE प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है। और इसमें ये बिल्कुल सिमिलर है ई प्रोम के, बस इसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है। और इसको हम फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? फ्लैश मेमोरी भी बोला जाता है। कुछ अदर प्राइमरी मेमोरीज हैं, जैसे कि कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। हम इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कैश मेमोरी क्या है? देखो, कैश मेमोरी हमारा वो मेमोरी है, वो इट इज़ अ स्टोरेज बफर दैट स्टोर्स अ डेटा विच इज़ मोर ऑफन टेम्परली एंड मेक्स them available to CPU at a fast rate in 45 nanosecond। अब ये जो हमारा कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी क्या करता है कि स्टोरेज बफर क्या होता है? बफर एक लोकेशन है जहाँ पे डेटा कुछ टाइम के लिए रुकता है, ठीक है। ये कोई डिवाइस नहीं है, ये एक लोकेशन है जहाँ पे डेटा कुछ टाइम के लिए रहता है, कुछ समय तक रहता है, और वहाँ से फिर वो उसको कैश मेमोरी क्या करता है? कैच कर लेता है, या फिर हमारा CPU उसे कैश कर लेता है, ठीक है। तो ये दैट स्टोर्स अ डेटा विच इज़ मोर ऑफ इट। तो यहाँ पे डेटा टेम्पररी बेस पे रहता है, ठीक है, और फिर ये CPU को प्रोवाइड करता है एट अ फास्टर रेट पे ये प्रोवाइड करता है। देखो मैं समझाती हूँ इसमें क्या है कि ये तो है रैम, फिर ये है CPU और बीच में है कैश, ठीक। हमारे CPU को अगर कोई भी डेटा चाहिए, वो डेटा अगर हम कैश के पास है तो वो 45 नैनोसेकंड के अंदर CPU को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो डेटा CPU क्या चेक करेगा? पहले वो चेक करेगा कि वो कैश के पास है कि नहीं है। अगर कैश के पास है तो वो कैश से ले लेगा। लेकिन अगर डेटा पहली बार वो एक्सेस कर रहा है CPU, वो कुछ डेटा अगर CPU को चाहिए, कोई पर्टिकुलर डेटा, और अगर वो पहली बार एक्सेस कर रहा है कैश को, तो कैश में नहीं है वो डेटा, तो फिर कहाँ जाएगा? वो रैम के पास जाएगा। जब वो रैम से लेगा डेटा, ठीक है, तो रैम देगा उसको 180 नैनोसेकंड में, ठीक। कितना टाइम लग रहा है देखो। तो फिर उसके बाद रैम जो है कैश यहाँ थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाएगा डेटा। फिर जब ये यहाँ आ जाएगा 45 नैनोसेकंड में, जब ये यहाँ आ जाएगा, रैम से डेटा कैश में आ जाएगा, तो फिर जो CPU अगर नेक्स्ट टाइम जब वो कैश में आ गया, फिर CPU क्या करेगा? कैश से ले लेगा वो डेटा इन 45 नैनोसेकंड से। उसका टाइम बचा ना बचा, यानी कि रैम से वो
देखेगा, रैम को चेक करेगा। अगर पहली बार CPU एक्सेस कर रहा है कोई डेटा, कैश के पास नहीं है, तो वो फिर रैम के पास जाएगा। रैम के पास वो डेटा है, लेकिन वो डेटा 118 नैनोसेकंड में वो डेटा उसको मिल रहा है, ठीक है। तो फिर वो जो डेटा CPU ने यहाँ रैम से लिया है, वो डेटा पहले यहाँ रुकेगा कैश के पास, यहाँ पे वो कॉपी हो जाएगा। यहाँ कॉपी होने का एक बेनिफिट ये है कि जब भी CPU को नेक्स्ट टाइम वो डेटा चाहिए होगा तो वो कैश से ले लेगा, और जब वो कैश से जब वो लेगा तो वो 45 नैनोसेकंड में उसके पास वो डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो ये काम है कैश का। इट इज़ वेरी हाई स्पीड मेमोरी, बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है, रैम और CPU के बीच में होती है। इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाता है। एक्सपेंसिव है लेकिन स्मॉल इन साइज है। कंप्यूटर हैव कैश मेमोरी ऑफ कितनी की 25 KB टू 2 MB। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर, नॉन वोलेटाइल होते हैं। अब देखो, जैसे अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मैंने कहा कि अगर कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ भी हो गया है तो वो डेटा आपका टेम्परेरी जो डेटा था वो चला जाएगा, आपको फिर दोबारा से उसको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में एक फ्लैश मेमोरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो डेटा आपको दोबारा से वो फाइल एक्सेस नहीं करनी पड़ेगी, वो डेटा आपका फ्लैश मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो जब भी कंप्यूटर स्विच ऑन होगा, पावर ऑन होगा, तो आप वो डेटा फ्लैश मेमोरी से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और रीराइटेबल मेमोरी यूज इन डिजिटल कैमराज में ये यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन में, प्रिंटर में, ठीक है। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? इट इज़ अ टेक्निक दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस दैट आर नॉट कम्प्लीटली इन मेन मेमोरी। जो देखो, हमारे कंप्यूटर को अगर या फिर मेन मेमोरी को कोई भी डेटा अगर उसको चाहिए और वो डेटा उसकी मेमोरी से ज़्यादा है, सपोज़ उसकी मेमोरी है 200 MB समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो डेटा है 250 MB का, ठीक है, या फिर GB लगा लो, तो वो जो डेटा है वो कहाँ आ जाएगा? वर्चुअल मेमोरी में आ जाएगा। वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी से बड़ी होती है, तो अगर कोई भी हमें एग्जीक्यूशन करना है तो वो वर्चुअल मेमोरी में आ जाएगा, अगर वो मेन मेमोरी से हमारी छोटी है, वर्चुअल मेमोरी से, ठीक है। मेन मेमोरी हमारी छोटी है, अगर वो डेटा को परफॉर्म करने के लिए, वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो वन एडवांटेज ऑफ दिस इज़ दैट प्रोग्राम्स कैन बी लार्जर दैन मेन मेमोरी। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे, वो लार्जर प्रोग्राम्स भी स्टोर हो सकते हैं वर्चुअल मेमोरी में देन मेन मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। तो द इंफॉर्मेशन विच must be stored permanently and semi-permanently for later use is kept in memory called auxiliary memory and external memory. This memory stores much larger amount of data and information for extended period of time. Data in secondary memory can't be processed directly by the CPU. It must be first copied into primary memory, that is RAM. तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी में हम इसको कहते हैं, और ऑक्सिलरी मेमोरी भी हम इसे कहते हैं। यहाँ पर कोई भी डेटा हम परमानेंटली स्टोर करते हैं, तो ये जब हम इसको परमानेंटली स्टोर करते हैं तो ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो गई, और इसमें डेटा लंबे समय तक रहता है और हम इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन को हम इसे सेव कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होता CPU से, वो सबसे पहले कॉपी होगा रैम में, ठीक है, सबसे पहले वो कॉपी होगा रैम में। तो इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर, इट इंक्लूड्स मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो ये 3 टाइप के होते हैं। अब इनमें भी कैटेगरीज हैं, इन 3 टाइप में भी कैटेगरीज हैं, हम इनको देखते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस क्या है? इट इज़ अ मैनिपुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन मीडियम इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड ऑडियो, रेडियो, वीडियो और अदर डेटा। इट इंक्लूड्स हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में हमारे क्या आता है? फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क आता है और मैग्नेटिक टेप आता है, ठीक है। तो ये ये मैनिपुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो, वीडियो और दूसरे डेटा को हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरीज नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं, तो इसलिए हार्ड डिस्क भी हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो गया। एंड रैंडम एक्सेस डिजिटल स्टोरेज डिवाइस है,
यूज फॉर स्टोरिंग और रिट्रीविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। जो भी हमने इंफॉर्मेशन सेव की है किसमें, हार्ड डिस्क में, वो सेव तो हो जाती है। तो ये हार्ड डिस्क किस लिए होता है, रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन को या डेटा को, जब भी हमें चाहिए वो हमें इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड कराता है। यूजिंग रोटेटिंग डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिकल मटेरियल। ये देखो, ये है हार्ड डिस्क की फ़ोटो, और ये जो बीच में है ना, इसके बीच में, ये इसको बोलते हैं हम स्पिंडल, ठीक है। और ये जो इसका गोल गोल है, ये इसको हम कहते हैं प्लेटो। अब जो भी डेटा हमारा, ये जूम वाली पिक्चर में मैं दिखाती हूँ, जो भी डेटा हमारा सेव होता है वो ऐसे 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 कहीं भी सेव हो जाता है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज वो हम सेव नहीं होता है, वो कहीं भी सेव हो जाते हैं। तो जब भी हमें कोई भी डेटा, सपोज मुझे ये डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा और ये मुझे प्रोवाइड करा देगा। तो ये प्लेटर है और ये जो है इधर बीच में ये स्पिंडल है, यानी गोल गोल घूमता है ये, ठीक है। और ये इससे डिटेक्ट करता है, ठीक है, इससे डिटेक्ट करता है आर्म से। तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस हो गया। डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये क्या हो गई, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस हो गई। सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस कौन सी थी हमारी, मैग्नेटिक टेप है, जो कि हम अभी पढ़ लेंगे इसमें। ये मैंने PYQ जो मैंने कराया था ना, तब मैंने इसे डिस्कस किया था। फ्लॉपी डिस्क क्या है, यूज टू स्टोर डेटा बट इट कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो पहले यूज़ किया जाता था जब कंप्यूटर्स के बीच में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, ठीक है। अब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, 1 MB 1.22 MB इस तरह से इसमें स्टोरेज था, ठीक। तो ये अब हम यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ नहीं किया जाता है। IBM ने इसको प्रोड्यूस किया था 1972 में। मैग्नेटिक टेप ये है, ये जो कैसेट्स होती हैं, ये जो है आर मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक फिल्म टाइप मटेरियल टू स्टोर डेटा परमानेंटली यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। और डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यानी रीड भी कर सकते हैं और इसमें रिकॉर्ड भी हम कर सकते हैं। इट हेल्ड मैक्सिमम डेटा विच कैन बी एक्सेस सिक्वेंशली मतलब जैसे जैसे जो डेटा हमने सेव किया है वैसे वैसे हम डेटा को पा सकते हैं। जैसे नंबर 1 में मैंने कोई गाना सेव कर दिया है, नंबर 2 पे मैंने फिर उसके बाद दूसरा गाना सेव कर दिया, नंबर 2 पे फिर मैंने दूसरा गाना सेव कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो अगर मुझे नंबर 3 वाला गाना चाहिए तो पहले मुझे फालतू में बैठ के नंबर 1 भी सुनना पड़ेगा, नंबर 2 भी सुनना पड़ेगा, फिर मैं नंबर 3 पे जाऊँगी, ठीक है। तो ये सिक्वेंशली ये डेटा हमें एक्सेस करके देता है। तो ये सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड है जिसमें सिर्फ मैग्नेटिक टेप आता है, ठीक है। और ये जो है ये इसका ये टेप है, ये इसमें डेटा होता है, ये जो है, ठीक है, इसमें डेटा स्टोर होता है। और ये प्लास्टिक की ये फिल्म टाइप केस बना दिया है ताकि ये सिक्योर रहे, ठीक है। स्लोवर है ये क्योंकि इसमें सिक्वेंशली एक्सेस करते हैं हम। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है इज एनी स्टोरेज टाइप इन विच द डेटा इज रीडन एंड रीड विद अ लेज़र लाइट से, लेज़र बीम लाइट से जब हम डेटा को रीड और राइट करते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें आता है CD, DVD, ब्लू रे डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती हैं, थिन होती हैं, सर्कुलर शेप में, सबने देखी होंगी, ये रही पिक्चर। अब इसमें जो भी हमें इट यूज ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी टू बर्न द डेटा ऑन द डिस्क। बर्न का मतलब होता है कि डेटा को सेव करना, ठीक है। तो जब भी डेटा को हमें सेव करने की ज़रूरत पड़ती है CD में या DVD में या ब्लू रे डिस्क में, तो हम ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ उसमें होता है, ठीक है। उसमें किसका यूज़ होता है, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। और ये लीस्ट एक्सपेंसिव है ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। CD तो लीस्ट एक्सपेंसिव है। अब CD के भी टाइप हैं, वो हम देख लेते हैं। CD-ROM, CD-R रिकॉर्डेबल, यानी कि रिकॉर्डेबल। CD-ROM में क्या है, जो भी भाई एक बार डेटा सेव हो गया बस हम उसको रीड कर सकते हैं, उसमें हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ये सेकेंडरी मेमोरी है। और ये जो यूज़ करता है, ये लेज़र बीम राइट को यूज़ करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। रिकॉर्डेबल नहीं है, हम इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं सिर्फ। यानी कि जो CD, अगर मेरे पास कोई CD है और मेरे पास कोई 1-2 फिल्म उसमें पड़ी हैं, सॉन्ग्स पड़े हैं, तो मैं सिर्फ उसको देख सकती हूँ बैठ के, बार बार मैं उसे ही देखूँगी,
मैं उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकती, जो है उसमें वही मैं देखूँगी, ठीक है। CDR मतलब रिकॉर्डेबल। अब ये इसमें हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, एक बार डिलीट कर सकते हैं, दोबारा से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CD-ROM को हम CDR में कन्वर्ट करें, मतलब इस तरह से देख लो इसे। दूसरा CD रीराइटेबल यानी RW रीराइटेबल, यहाँ पे इरेज कर दियो। इरेज करने के बाद में फिर हम दोबारा से इसमें देख सकते हैं, मतलब रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। आप डिलीट करने के बाद दोबारा से डेटा उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा रीराइटेबल। अब दूसरा है DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको हम सुपर डेंसिटी डिस्क भी बोलते हैं और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं और डिजिट वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। इट स्टोर्स 20 टाइम्स। अब यहाँ पे ये जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, 20 गुना ज़्यादा है CD से, और ये CD इस ट्रांसफ़र रेट क्या है इसका 15 टाइम्स फास्टर दैन CD, ठीक है। CD से 15 गुना ज़्यादा, 15 टाइम्स फास्टर है और 20 टाइम्स स्टोरेज कैपेसिटी इसकी हायर है। इट कैन स्टोर जनरल गीगाबाइट्स। अब इसमें क्या है, ये कहाँ तक स्टोर कर सकता है, 4.7 to 17.08 GB तक, और जो CD है वो 700 MB तक स्टोर कर सकती हैं सिर्फ, ठीक है। इसके भी टाइप्स हैं, DVD रोम, इसमें क्या है जो डेटा है बस वही हम देख सकते हैं, उसके अलावा हमें नहीं। यहाँ पे हम वीडियो ऑडियो ये सब रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डेबल DVDR यानी रिकॉर्डेबल, यहाँ पे क्या हम इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मतलब सेव भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से हम इसमें नहीं लिख सकते कुछ भी। और DVD-RW ये क्या है, स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। यहाँ पर हम एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं, बार बार हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ब्लू रे डिस्क, ये क्या है, ब्लू रे डिस्क देखो DVD और CD की तरह ही होती है, लेकिन ये ब्लू इन कलर होती है। और देखो CD और DVD जो है वो कौन सी लेज़र लाइट यूज़ करते हैं, रेड, लेकिन ब्लू रे डिस्क जो है वो ब्लू लेज़र लाइट यूज़ करती है, इसलिए हम उसको ब्लू रे डिस्क बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्या स्टोर करती है, हाई डेफिनेशन वाले ये ऑडियो वीडियो यूज़ करती है, जो आजकल का ज़माना है, HD वाली ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करती है। और ये इसकी जो कैपेसिटी है, ये स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको 200 तक 400 GB तक ये मिलेगा। और ये डुअल लेयर में भी आती है, ट्रिपल लेयर में भी आती है, जितनी लेयर में आती है उतना आपको मिलेगा। जैसे अगर डुअल लेयर में आपको डिस्क लेना है, ये ब्लू रे डिस्क, तो आपको 200 GB डाटा आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिपल लेयर में लेना है तो 300 डेटा कर सकते हैं, ठीक है। और सिंगल लेयर में आप 25 GB लेयर तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द ब्लू रे यूज टू रीड द डिस्क। ब्लू लेज़र लाइट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लगाते हैं ना इसमें CD हमने ये डाल दी, तो इसके नीचे क्या है, ये हमारी ब्लू रे डिस्क है। अब इसके नीचे ये जो पार्ट है इसका समझ लो, ये ब्लू पार्ट है। अब जब हमने इसको लगाया तो ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये नीचे की तरफ ही तो जाएगा, तो ये जो ब्लू लाइट इससे निकलेगी वो डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है, समझ आई। इट इज़ टू बी स्टोर्ड एट अ ग्रेटर डेंसिटी दैन द लो, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेवलेंथ इसकी कम होती है, सॉरी। इट होल्ड्स 5 टाइम्स मोर डेटा दैन अ सिंगल रे, ठीक है। तो सिंगल लेयर DVD से 5 गुना ज़्यादा ये डेटा होल्ड कर सकता है। इसमें भी टाइप है, ब्लू रे डिस्क रोम, ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल, और ये हमारी क्या है, XL है ये, यानी कि साइज़ में मिल जाती हैं आपको यहाँ पे। अब है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे ये क्या है, इस टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस बिल्ड यूजिंग सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप से जो बनी होती है, जैसे कि इसमें आ जाएगी हमारी पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे हमारे नॉन वोलेटाइल हैं। याद रखें, ये सारी जो सेकेंडरी मेमोरीज़ हैं ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़ हैं। और अब हम पेन ड्राइव पढ़ते हैं, पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, और फ्लैश ड्राइव के साथ साथ हम इसको USB फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। सबको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेन ड्राइव का यूज़ बहुत कॉमन है, सब यूज़ करते हैं फॉर एक्सटर्नल डेटा, ठीक है। और इसमें जो है, इसको पेन ड्राइव को हम
थंब ड्राइव भी बोलते हैं। थंब ड्राइव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थंब के साइज़ का होता है, ह्यूमन के थंब के साइज़ का होता है, और ये रिमूवेबल है, रिराइटेबल है, जितना चाहे डेटा डिलीट करो, स्टोर करो, डिलीट करो, स्टोर करो, और बहुत छोटा होता है फ्लॉपी डिस्क से, ठीक है। और बहुत कई सारे आपको स्टोरेज कैपेसिटीज़ में ये मिल जाएगा, 1 TB तक डेटा इसमें स्टोर होता है। मेमोरी कार्ड क्या है? मेमोरी कार्ड एक चिप की तरह होता है जो कि डिजिटल कैमरास में हम यूज़ करते हैं, और मोबाइल में यूज़ करते हैं, लैपटॉप में यूज़ करते हैं। स्मॉल होते हैं, हम इसको रिकॉर्डेबल डिलीट करके दोबारा से हम इसमें ऑडियो, वीडियो, फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। पोर्टेबल हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत लाइट वेटेड हैं, ठीक। तो अभी मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी समझेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए वो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं डालूँ आपको वो मिल जाए, ठीक है।